नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधिलॉजी पर। आज हम शुरू करने वाले हैं MP एक्साइज एक्ट 1915 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915। दोस्तों, यह एक्ट के प्रोविज़न्स के बारे में बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें जो एक्साइज है उसका मीनिंग क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। क्योंकि जनरली अगर हम बात करें किसी से अगर हम एक्साइज के बारे में बात करें तो उनको यह लगता है कि यह जो है लीकर से यानी कि शराब से रिलेटेड कोई एक्ट होगा, पर ऐसा नहीं है। और एज अ लॉ स्टूडेंट हमें यह पता होना चाहिए कि एक्साइज के अंदर क्या क्या आता है और आखिर ये इनडायरेक्ट टैक्स है तो किसके द्वारा लगाया जाता है। तो एज अ जनरल कॉन्सेप्ट हम इसको एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताते हैं कि जो सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट है यानी कि जो सेंट्रल एक्साइज है वह यहाँ पर जो एक्साइज ड्यूटी यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वह जितने भी प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं या मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उन सभी के ऊपर जो है एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, जिसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। लेकिन अगर बात करें कि आज की इसकी कंडीशन क्या है, तो आफ्टर जीएसटी यानी कि जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया तो इस तरीके के जो इनडायरेक्ट टैक्स थे यानी कि जो एक्साइज ड्यूटी थी वह सभी उसके अंतर्गत कवर हो गई। यानी कि जो सर्विस टैक्स या जो एक्साइज टैक्स जो लगता था वह सब जीएसटी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। तो अब जो है अलग से एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई जाती। लेकिन अगर हम इसकी स्थिति समझें कि आखिर उससे पहले क्या था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी जगह से एक्साइज हट गया है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, आज भी उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लग रही है। तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि आखिर एक्साइज कितने टाइप का होता है, कैसे लगाया जाता है। तो एक्साइज जो है वो 3 टाइप का है, बेसिक, एडवांस्ड और स्पेशल। अब बेसिक जो था वह जितने भी प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चर किए जाते थे उनके ऊपर लगता था। एडवांस के अंदर कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स थे जो इसके अंदर लिस्ट में दिए गए हैं। जो इंडियन टैरिफ एक्ट है सेंट्रल एक्साइज का, उसके अंदर जो दिए गए हैं उसमें जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर एडवांस लगता था। स्पेशल के अंदर भी कुछ ऐसा ही प्रोविज़न किया गया था। तो ये अलग अलग टैक्स थे और अगर कोई एक्साइज टैक्स नहीं भरता था तो उसके लिए उसमें पेनल्टी भी थी जो कि 25% से लेकर 50% तक हो सकती थी। तो ये सारे प्रोविज़न इसके अंदर थे। लेकिन आफ्टर गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी आने के बाद इसे उसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया। अब कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स या कौन से ऐसे गुड्स थे जो जीएसटी में नहीं लिए गए और आज भी उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो वो है गैसोलीन से रिलेटेड यानी कि आपका पेट्रोल, डीजल या फिर जो लीकर, इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स जो इस तरीके, या फिर एविएशन फ्यूल, ये सारी जो चीज़ें हैं वह आज भी एक्साइज ड्यूटी उनके ऊपर लगाई जाती है। और इसी वजह से यही रीज़न है कि जो पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस हाइक हो रहे हैं रेगुलरली, उसका कारण है एक्साइज ड्यूटी। क्योंकि देखा जाए तो अबाउट 35 रुपीज़ जो है पेट्रोल एज वेल एज डीजल सभी पर जो है एक्साइज ड्यूटी लग रही है। कहीं पर ज़्यादा भी हो सकती है, कहीं पर कम भी हो सकती है। और इसी वजह से जो है यह जो रेट ऑफ पेट्रोल और डीजल है ये बढ़ रहा है। और एक्साइज ड्यूटी का फ़ायदा जो है वह स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हीं को प्राप्त होता है और इसी वजह से जो है यह इसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है वो बढ़ती जा रही है। अब अगर बात करें कि MP एक्साइज एक्ट स्पेशली क्या बात करता है, तो इसके अंदर जो है प्रोविज़न किए गए हैं लीकर और इंटॉक्सिकेंट जो सब्सटेंस या ड्रग्स होते हैं उनको लेकर जो प्रोविज़न इसमें बताए गए हैं कि उनका जो कंट्रोल यानी कि उनका इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या जो ट्रांसपोर्टेशन है या जो ऐसे प्रोडक्ट्स का जो पोजीशन है वह कौन रख सकेगा या उसके लिए क्या लाइसेंस लेना होगा, कितनी लिमिट तक रख सकेगा, ये सारी ही जो चीज़ें हैं वो MP एक्साइज एक्ट के अंतर्गत बताई गई है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग एक्साइज एक्ट क्यों बनाए गए, उसका कारण यह है कि जो संविधान की 7वीं अनुसूची यानी कि 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो ये विषय है यानी कि जो सब्जेक्ट है वह राज्य सूची का विषय बताया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वह इसके ऊपर लॉ बना सकती है और इसीलिए सारी स्टेट्स ने अपने अपने यहाँ पर जो लीकर या इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स है इनसे रिलेटेड जो लॉ हैं वो अपनी अपनी स्टेट में अलग अलग बनाए हुए हैं। कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने लीकर को पूरी तरीके से प्रोहिबिट किया गया है यानी कि वहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है शराब के सेवन को। तो उन वहाँ पर जो प्रोविज़न किए गए हैं तो देखा जाए तो वो जो प्रोविज़न है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो DPSPs हैं यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उसके अंदर ये कहा गया है कि इस तरीके के जो इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स का जो सेवन है, जो उपयोग है, उसको कम किया जाए, यह स्टेट की ड्यूटी है। लेकिन होता यह है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो जो उनकी आय है, जो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है वह इसी सेक्टर से आता है। तो इस वजह से कोई भी स्टेट इसको बैन नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि जिन स्टेट में ये बैन है वहाँ पर भी आपने सुना ही होगा कि इसकी जो ब्लैक मार्केटिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये आउट ऑफ द बॉक्स है, इसके बारे में कभी और डिस्कशन करेंगे।
आज हम शुरू करते हैं इसके प्रोविज़न्स के बारे में कि आखिर एमपी के एक्साइज एक्ट के अंदर हमारे लिए एग्ज़ाम पर्पज़ से क्या इंपॉर्टेंट है। वो जितने भी सेक्शंस हैं उनको हमने कवर किया है, जहाँ ज़रूरी है वहाँ हमने आपको नोट डाउन करने के लिए भी कहा है। तो ध्यान से देखिएगा आखिरी तक इस वीडियो को, ताकि एग्ज़ाम के अंदर आप इस एक्ट से जितने भी क्वेश्चन आए उसको जो है आसानी से टिक कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। एमपी एक्साइज एक्ट 1915 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915, इसका अधिनियम संख्या क्रमांक है 2 सन 1915। यह लागू हुआ, केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1959। यह जो एक्ट है ये स्वतंत्रता के पहले बनाया गया था, इसलिए यहाँ पर जो अनुमति है, यानी कि जो जिस तरीके से हम हर एक्ट के अंदर देखते हैं कि प्रेसिडेंट की अनुमति या प्रेसिडेंट की असेंट उसे कब प्राप्त हुई, तो ठीक उसी तरह इस एक्ट को गवर्नर जनरल की अनुमति मिली थी, क्योंकि यह आज़ादी से पहले का जो है यह अधिनियम है। तो ऐसे और भी जो अधिनियम है, यानी कि और भी जो एक्ट हैं एडीपीओ के सिलेबस में जिन्हें जो है गवर्नर जनरल के द्वारा अनुमति प्राप्त हुई है, तो वो हमें अलग से राइट डाउन कर लेने हैं, क्योंकि ऐसे एक्ट से क्वेश्चन बन सकता है। ऑब्जेक्टिव, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द एक्साइज लॉ इन एमपी। अगर इसको हम विस्तार पूर्वक देखें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसमें यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश में मादक मदिरा तथा मादक औषधि के आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, विक्रय तथा कब्जे में रखने से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित किया जाए। तो इसके अंदर जो है जो लिकर यानी कि इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंसेस जो हैं उनसे रिलेटेड जो उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट या उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है या उनका पोजीशन जो है, तो इन सब से रिलेटेड जो लॉ हैं वो इस एक्ट के माध्यम से बनाए गए हैं। तो इसका उद्देश्य था इन सब चीज़ों को रेगुलेट करना। इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है। इसके अंदर टोटल 9 चैप्टर्स हैं और 69 सेक्शंस हैं और 2 अनुसूची हैं। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है। सेक्शन 2 डेफिनेशंस। अब डेफिनेशन के अंदर हमने जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो पूछी जा चुकी हैं, उनको यहाँ पर कवर करने का जो है कोशिश किया है, लेकिन इसके अलावा जो इसमें नहीं दी गई है उसमें भी आपको जो इम्पॉर्टेंट है वो हम यहाँ बता देंगे। तो एक बार आप उसको रीड कर लीजिएगा कि वो कौन से पॉइंट के अंदर दी गई है। तो सबसे पहले सेक्शन 2 के सबसेक्शन 3 में दिया हुआ है चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी, यानी कि मुख्य आगम प्राधिकारी कौन होगा, तो यह वही जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी इस अधिनियम के जो प्रोविजंस है उनको रेगुलेट करने के लिए। तो यहाँ सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि 2-3 के अंदर जो दिया गया है चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी, मुख्य आगम प्राधिकारी राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। 6 के अंदर दिया है एक्साइसेबल आर्टिकल, आबकारी कर योग्य वस्तु। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसकी जो डेफिनेशन है उसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है कि उसके अंदर क्या क्या आता है। फिर भी हम आपको एक बार यहाँ बता देते हैं कि जो आबकारी कर योग्य वस्तु हैं उसके अंदर मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहलीय मदिरा यानी कि एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, या इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग यानी कि मादक औषधि, या फिर एक और इम्पोर्टेंट टर्म जो इसके अंदर है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 की सेक्शन 2 के पार्ट 15 में यथा परिभाषित अफीम और उसके खंड 18 में यथा परिभाषित पॉपी स्ट्रॉ। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ से पूछा गया है वह 2 से 4 चीज़ें जो हैं, पहला एल्कोहली जो मदिरा जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए होती है, दूसरा इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स, तीसरा जो पॉपी स्ट्रा और जो अफीम के बारे में उपबंध किया गया है। ये चारों जो नाम हैं ये पूछे जा चुके हैं, क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर इसमें पूछा गया था कि इन 4 में से कौन सा जो है इस डेफिनेशन के अंदर नहीं आता। तो ये आपको अच्छे से रीड कर लेना है। ये जो 4 नाम हमने बताए इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि इस डेफिनेशन में ये सारे नाम आते हैं। 6A एक्साइज ड्यूटी एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी, यानी कि प्रतिशुल्क। जो यह वो होगा जो एंट्री 51 ऑफ लिस्ट 2 इन दी 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसकी जो लिस्ट 2 है उसमें जो 51 नंबर पे जो एंट्री की गई है उसमें इसके बारे में बताया गया है कि किसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये याद रखना है कि 6A में जो प्रावधान है वो कहाँ से रिलेट करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल की लिस्ट 2 में 51 नंबर की एंट्री से। यहाँ पर यही एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखनी है। इसके साथ ही नंबर 7 में एक्साइज ऑफिसर के बारे में प्रावधान किया गया है। तो एक्साइज ऑफिसर जो है वो आबकारी अधिकारी जो वो होगा जो कि या तो कलेक्टर या उसी लेवल का कोई अन्य व्यक्ति जिसे जो है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है।
या फिर जो इसके लिए धारा 7 जो है यानी कि सेक्शन 7 जो है वहाँ पर भी इसके लिए प्रोविज़न जो है किए गए हैं इलेबोरेट करके, तो वहाँ पर भी हम इसको देखेंगे। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ इतना याद रखना है कि एक्साइज ऑफिसर डेफिनेशन के अंदर कौन से सबसेक्शन में है, तो 7 में। नंबर 8, एक्साइज रेवेन्यू यानी कि राजस्व लिकर और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, मदिरा या मादक औषधियाँ, तो इनसे जो प्राप्त होगा वह इसके अंतर्गत आएगा। इसको अगर इलेबोरेट करके देखें तो कोई भी शुल्क, फीस या कर या शास्ति जो कि न्यायालय द्वारा जो जुर्माना लगाया जाता है उसको छोड़कर जो भी होगा वह एक्साइज ड्यूटी के अंतर्गत काउंट होगा। इसके अंदर 2 डेफिनेशन और हैं। एक है नंबर 12, मादक औषधि यानी कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। यह पूछी जा चुकी है, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ इतना ही याद रखना है कि यह कौन से सबसेक्शन में दी गई है। तो 212 के अंदर मादक औषधि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग के बारे में प्रोविज़न है। इसके साथ ही नंबर 13 यानी कि 213 के अंदर जो है लिकर के बारे में, मदिरा क्या होगी, उसके अंदर क्या क्या काउंट होगा, उसके अंदर क्या क्या सम्मिलित है वह वहाँ बताया गया है। तो उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मदिरा के अंतर्गत क्या क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल जो स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट या शराब, ताड़ी, बियर, ऐसे समस्त तरल पदार्थ जो अल्कोहल से बने हों वह इसके अंतर्गत आते हैं। तो एक बार आप इसको रीड जरूर कर लीजिएगा। सेक्शन 3 यहाँ से ओमिटेड है, उसको यहाँ से हटा दिया गया है। सेक्शन 4, यह घोषित करने की शक्ति कि कौन सी मदिरा देशी मदिरा और विदेशी मदिरा समझी जाएगी, यानी कि पावर टू डिक्लेयर व्हाट शैल बी डीम्ड टू बी कंट्री लिकर एंड फॉरेन लिकर। तो यह जो डिसाइड करने की जो पावर होगी वह राज्य सरकार के पास होगी कि कौन सी जो मदिरा है यानी कि कौन सी जो शराब है वह देशी है या विदेशी है। तो ये जो पावर है वह राज्य सरकार के पास है, आपको सिर्फ इतना ही यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद वाला जो सेक्शन था, सेक्शन 5, फुटकर तथा थोक विक्रय की परिभाषा क्या होगी, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ उसको ऐसे रीड कर सकते हैं। सेक्शन 6, सेविंग्स ऑफ इनेक्टमेंट यानी कि अधिनियम की व्यावृत्तियाँ। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर 3 एक्ट के बारे में एक्सेप्शंस दिए गए हैं कि यह जो 3 एक्ट हैं उनके अंदर इस एक्ट का यानी कि एक्साइज एक्ट का इसकी जो प्रोविज़न है वो उनके ऊपर लागू या उनके ऊपर प्रभाव नहीं रखेंगे। तो ये जो 3 एक्ट हैं इनके नाम आपको याद रखने हैं। सी कस्टम्स एक्ट 1878, इंडियन टैरिफ एक्ट 1894 और कैंटनमेंट एक्ट 1910। तो ये जो तीनों एक्ट हैं ये आपको यहाँ पर याद रखने हैं कि इसके अंतर्गत जो है जो सेविंग क्लोज जो दिया गया है वहाँ पर इन्हें एक्सेप्शन में डाला गया है। सेक्शन 7, अब यह एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि यहीं बताया गया है कि कौन से अधिकारी होंगे आबकारी विभाग के अंदर और उनके पास जो पावर होंगी वो उन्हें कौन देगा। तो देखते हैं इसको। इस्टेब्लिशमेंट एंड पावर्स देयर ऑफ, स्थापना और उसकी शक्तियाँ। तो राज्य सरकार जो है यहाँ पर जो आबकारी विभाग है उसकी स्थापना करेगी और उसके अंदर जो अधिकारी होंगे उनकी नियुक्ति करेगी। तो इसके अंदर राज्य सरकार जो है एक अधिकारी की नियुक्ति करेगी जो है आगे चलकर जो अधिकारी होगा उसे यहाँ पर एक्साइज कमिश्नर कहा जाएगा, यानी कि जो है आबकारी आयुक्त जो है उसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। ये हमें यहाँ पर याद रखना है। इसके साथ ही कलेक्टर या कलेक्टर से भिन्न कोई ऐसा अधिकारी जो कलेक्टर की रैंक का हो उसे भी जो है इस अधिनियम के प्रोविज़न के लिए अधिकारी के तौर पर नियुक्त करेगी। इसके साथ ही यह जो अधिकारी होंगे यानी कि आबकारी जो आयुक्त होगा और जो आबकारी अधिकारी होंगे उन सभी को वो सारी पावर्स होंगी जो राज्य सरकार द्वारा दी जाए। तो राज्य सरकार जो है यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर सेक्शन 62 के अंदर, इस अधिनियम के सेक्शन 62 में जो नियम बनाने की शक्ति है यानी कि जो पावर टू मेक रूल्स है जो कि राज्य सरकार को दिया है, उसको छोड़कर जितनी भी बाकी शक्तियां हैं इस अधिनियम के अंदर राज्य सरकार के पास वो डेलीगेट कर सकेगी जो आबकारी आयुक्त है यानी कि एक्साइज कमिश्नर है उनको, या जो कुछ शक्तियां हैं उन्हें कलेक्टर को। तो ये यहाँ पर हमें याद रखना है कि राज्य सरकार जो है एक्साइज कमिश्नर को नियुक्त करती है और पावर भी इसी सेक्शन के अंदर डेलीगेट करती है। सेक्शन 7A, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्लाइंग स्क्वाड्स यानी उड़न दस्तों की स्थापना। तो यह भी यहाँ पर राज्य सरकार करेगी। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो सेक्शन 7A के अंदर क्या दिया गया है, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्लाइंग स्क्वाड्स यानी उड़न दस्तों की जो स्थापना है वह सेक्शन 7A के अंदर दी गई है। इसको अगर एक बार इलेबोरेट हम देखना चाहें तो इसमें लिखा गया है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा आबकारी राजस्व के अभिकथित या संदिग्ध अपवजन के किसी भी मामले का या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में से किसी भी उपबंध के अभिकथित या संदिग्ध उल्लंघन के किसी भी मामले का
अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उड़न दस्तों की स्थापना कर सकेगी। यानी कि इस अधिनियम के अगर कहीं पर जो है कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आबकारी जो विभाग है उसके अंदर जो आबकारी अधिकारी हैं उनमें से जो अधिकारी हैं उनको सिलेक्ट कर एज एन फ्लाइंग स्क्वाड जो है उस उल्लंघन के बारे में यानी कि उस कॉन्ट्रावेंशन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी। लेकिन आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट यही है जो यहाँ मेंशन किया गया है। सेक्शन 8 पावर टू प्रोहिबिट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट यानी कि आयात, निर्यात या परिवहन पर प्रतिषेध लगाने की शक्ति तो यह राज्य सरकार के पास होगी। राज्य सरकार जो है यहाँ पर इंटॉक्सिकेंट यानी कि जो मादक पदार्थ है या मादक द्रव्य है उनके ऊपर और महुआ जो कि स्पेशली यहाँ बताया गया है इन दोनों के ऊपर जो है प्रतिषेध लगा सकेगी और इसका जो परिवहन है या इनका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उन सभी चीज़ों के ऊपर जो है यहाँ पर राज्य सरकार जो है उनको प्रोहिबिट कर सकेगी। बस इतना ही यहाँ पर हमें याद रखना है। सेक्शन 9 रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। अब सेक्शन 8 में हमने जो देखा वो प्रोहिबिशन था यानी कि प्रतिषेध ही कर दिया है, इन चीज़ों को मतलब अलाउ ही नहीं किया जाएगा स्टेट के अंदर। लेकिन अगर रेस्ट्रिक्शंस की बात करें तो यहाँ पर कुछ जो प्रोविजंस दिए गए हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं, यदि उसको फॉलो करते हैं तो उन चीज़ों को छूट दी जा सकती है। जैसे कि राज्य सरकार की मंजूरी के बाद ही किसी मादक द्रव्य यानी कि इंटॉक्सिकेंट का इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, लेकिन उसके लिए जो ड्यूटी या कोई अगर बॉन्ड एक्सिक्यूशन करना है यानी कि बॉन्ड निष्पादित करना है तो ऐसा बॉन्ड निष्पादित करने के बाद तो ये यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी कि यह जो है उसको फुलफिल करना होगा, तभी जो है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट हो पाएगा इंटॉक्सिकेंट और जो इंटॉक्सिकेंट जो ड्रग्स हैं उनका। तो यहाँ पर ये इसका सेक्शन 8 और 9 जो कनेक्टेड है इसको आप साथ में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। सेक्शन 10 रिक्वायरमेंट ऑफ पास फॉर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। अब इस सेक्शन में सिर्फ इतना आप समझ सकते हैं कि जो मात्रा निर्धारित यानी कि जो क्वांटिटी जो है डिसाइड की गई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि इतना जो है जो ये इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स हैं या इंटॉक्सिकेंट के अंदर जो लीकर आती है या और कोई अदर सब्सटेंस है जो इसके अंदर आता है तो उसको जो है आप कितनी मात्रा तक रख सकते हैं। यदि उससे अधिक मात्रा में अगर आप रख रहे हैं तो उसके लिए जो है राज्य सरकार द्वारा जो अनुज्ञप्ति अधिकारी जो बनाए गए हैं उनसे आपको इसके लिए पास लेना होगा। तो ये यहाँ पर बस इतना सा इन्फॉर्मेशन है कि इसके लिए पास ले सकते हैं अगर आप अधिक मात्रा में जो है आपके पास इसके लिए लाइसेंस होना चाहिए कि आप अधिक मात्रा में क्यों रख रहे हैं, तो उसके लिए पास इशू किया जाता है। तो सेक्शन 10 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है सेक्शन 11, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि वो पास जो है जारी कौन करेगा। तो आयात, निर्यात या परिवहन के लिए पास यानी कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट के लिए पास तो इसे कलेक्टर द्वारा जारी किए जाएंगे। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई जो सब्सटेंसेज हैं, इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंसेज हैं, उनको अगर आबकारी आयुक्त द्वारा समय समय पर आधारित यानी कि अवधारित किया गया है, उनको उसके अंदर जोड़ा गया है, तब ऐसी स्थिति में जो एक्साइज कमिश्नर है वही जो है ऐसे सब्सटेंसेस के लिए जो है पास जारी कर सकेंगे। तो ये हमें यहाँ याद रखना है, एक्सेप्शन यहाँ दिया है। तो ये कलेक्टर और एक्साइज कमिश्नर दोनों ही यहाँ पर एलिजिबल हैं पास जारी करने के लिए। सेक्शन 13 लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, मादक द्रव्यों के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति। इसका तात्पर्य है कि जो लीकर सब्सटेंसेस हो गए या इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स हो गए, इनका जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है उसके मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले जो है आपको उसके लिए लाइसेंस लेना होगा, अनुज्ञप्ति लेनी होगी। तो उसके बारे में यहाँ प्रोविज़न किया गया है कि कौन कौन से कार्य हैं या कौन कौन से जो वर्क हैं जो आपको करने के पहले आपको उसके लिए लाइसेंस लेना होगा। तो जो इंटॉक्सिकेंट, नो इंटॉक्सिकेंट शैल बी मैन्युफैक्चर्ड और कलेक्टेड, यानी कि कोई भी मादक पदार्थ ना तो विनिर्माण किया जाएगा, ना उसको संरक्षित यानी कि इकट्ठा नहीं किया जाएगा बिना लाइसेंस के। नो हेम्प प्लांट यानी कि जो भांग के पौधे होते हैं उनकी खेती नहीं की जाएगी बिना लाइसेंस के। नो ताड़ी प्रोड्यूसिंग ट्री यानी कि जो ताड़ी के जो वृक्ष होते हैं उस वृक्षों के अंदर न तो छेद किया जाएगा, ना उसमें से ताड़ी को कलेक्ट किया जाएगा बिना लाइसेंस के। लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं इसके जस्ट सेक्शन के बाद ही, तो उसको आप देख सकते हैं। उसमें कुछ कंडीशंस में इसमें छूट दी गई है ताड़ी से रिलेटेड। नो लिकर शैल बी बॉटल्ड फॉर सेल, मदिरा विक्रय के लिए बोतल में भरना, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है मदिरा को बेचने के लिए उसे बोतल में भर रहा है तो उसके लिए भी उससे लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस के वह बॉटलिंग जो है, जो लिकर है उसको बॉटलिंग नहीं कर सकता। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो वर्क हैं उसके लिए आपको लाइसेंस लेना ही होगा, बिना लाइसेंस के आप यहाँ पर कार्य नहीं कर सकते। और यदि कोई ऐसा करता है तो उसके लिए यहाँ पर पनिशमेंट का प्रोविज़न भी किया गया है। सेक्शन 14 इस्टेब्लिशमेंट और लाइसेंसिंग ऑफ डिस्टिलरीज एंड वेयर हाउसेस।
तो ये जो डिस्टिलरी या वेयर हाउसेज यानी कि जो भंडार गृह होते हैं लिकर सब्सटेंसेज यानी कि इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंसेज के, उनका अगर कोई वेयर हाउस से रिलेटेड अगर कोई बिजनेस है, ये जो वेयर हाउस उसका इस्टेब्लिश करना चाहता है या डिस्टिलरीज इस्टेब्लिश करना चाहता है, तब ऐसी स्थिति में उसे जो है एक्साइज कमिश्नर यानी कि आबकारी आयुक्त से परमिशन लेनी होगी। तो ये यहाँ पर जो है लाइसेंस के लिए अप्लाई किसको करेगा? एक्साइज कमिश्नर को। सेक्शन 16 पोजीशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स जनरली, यानी कि जो मादक पदार्थ हैं उनका सामान्यतः कब्जा। तो राज्य सरकार किसी भी मादक द्रव्य के कब्जे के लिए मात्रा विहित कर सकेगी कि कितनी मात्रा में कोई व्यक्ति जो है अपने पास मादक द्रव्य रख सकता है। उसकी जो क्वांटिटी है वह राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाएगी। बस यहाँ पर आपको इतना ही याद रखना है। सेक्शन 17 लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट। अब जैसा कि मैन्युफैक्चरिंग या फिर उसका ट्रांसपोर्ट या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए, तो ठीक उसी तरह अगर किसी को जो है इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस बेचना है यानी कि सेल करना है, तब ऐसी स्थिति में ऐसे सेलिंग के लिए भी उसे लाइसेंस लेना होगा। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शंस जो दिए गए हैं कि कोई अगर जो है ताड़ी का जो वृक्ष है उससे जो ताड़ी निकालता है, तो वह व्यक्ति चाहे उसके पास लाइसेंस नहीं भी हो, तब भी जो है वह जिसके पास लाइसेंस है ऐसी चीज़ को खरीदने का, यानी कि जो मैन्युफैक्चर कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है उसके पास उस चीज़ का लाइसेंस है, तब जिस व्यक्ति के पास जो है ताड़ी है वह ऐसे लाइसेंस वाले व्यक्ति को अपने पास लाइसेंस ना होते हुए भी बेच सकेगा। खैर ये सिर्फ एक जनरली आपको जानने के लिए ज़रूरी है, लेकिन आपके यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने ऑलरेडी जो है स्लाइड के अंदर कवर किए हुए हैं। इसके बाद जो सेक्शन 18 और 19 और 20, 21 जो हैं उसके अंदर सिर्फ यही जो प्रोविज़न है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, ताड़ी से रिलेटेड जो उसका लीज़ होगा यानी कि जो पट्टा होगा उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो दिए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। सेक्शन 22 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेल पर्सन्स अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड ऑफ वुमन, यानी कि 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष या स्त्री को जो है जहाँ पर लीकल या इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स का जो है इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंसेस का जो है व्यापार होता है या जहाँ पर इस तरीके के कार्य होते हैं, वहाँ पर 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष या स्त्री को काम पर नहीं लगाया जाएगा। तो इसके अंदर उसका प्रोहिबिशन किया गया है। कोई व्यक्ति जो मादक द्रव्यों का उपयोग और विक्रय करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी है वह 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष या स्त्री को नियोजित नहीं करेगा। तो ये तो हो गया कि उनको काम पर नहीं लगाएगा। अब जो दूसरा सेक्शन है वह भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर प्रोविज़न किया गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ लिकर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग टू पर्सन्स अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स। यहाँ लिखा गया है कि जो 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति हैं, जो पर्सन्स हैं, उन्हें जो है मदिरा या इंटॉक्सिकेंट ड्रग जो है वह सेल यानी कि बेची नहीं जाएगी। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि हर स्टेट के अंदर यह जो एज है वो डिफ़र करती है। महाराष्ट्र के अंदर अलग है, हरियाणा के अलग है, पंजाब में अलग है, कहीं पर ये जो एज है ये 25 साल तक है। तो इसलिए वेरी करती है क्योंकि ये हर स्टेट ने अपने अपने हिसाब से डिसाइड की हुई है और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। सेक्शन 23A मदिरा से संबंधित विज्ञापनों का प्रतिषेध। तो राज्य सरकार जो है किसी अगर कोई जो है लीकर का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, उस एडवर्टाइजमेंट के द्वारा उसकी जो है प्रशंसा कर रहा है यानी कि तारीफ़ कर रहा है या उसको यूज़ करने के लिए जो है लोगों को उकसा रहा है, तो इस तरीके के कोई भी एडवर्टाइजमेंट यदि वो कर रहा है और बिना राज्य सरकार की अनुमति के, बिना राज्य सरकार को आवेदन दिए कर रहा है, तब ऐसी स्थिति में ऐसे विज्ञापनों के लिए उसको दंडित किया जा सकेगा और जो दंड होगा वह कारावास से जो कि 6 महीने तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो 2000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। यहाँ आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मदिरा से संबंधित विज्ञापनों का प्रतिषेध कौन से सेक्शन में है, तो 23A में है। अब हम अगर जनरली देखें तो बहुत सारे पेपर्स में आजकल टीवी एड्स में जो है हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में कि जो लीकर से रिलेटेड जो एडवर्टाइजमेंट है वो आते हैं, तो उनके लिए अलग अलग स्टेट ने अलग अलग एक्सेप्शंस दे रखे हैं। कुछ सेंट्रल से परमिशंस होती हैं, कुछ स्टेट से होती हैं, तो इसलिए वहाँ अलग अलग प्रोविजंस हैं। तो वो हम जो है जब उसके बारे में अलग से जब डिस्कशन करेंगे कि आखिर एक्साइज में क्या क्या आता है, तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ वही है जो बेयर एक्ट में दिया है। सेक्शन 24 लोक शांति के लिए दुकानों को बंद किया जाना, यानी कि पब्लिक पीस के लिए जो है जो शॉप हैं, लिकर शॉप्स जो होती हैं उनका बंद किया जाना। तो ये कब किया जा सकेगा और कौन करेगा, उसके बारे में सेक्शन 24 में दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखित सूचना द्वारा ऐसी शॉप्स जिनमें मादक द्रव्यों का विक्रय किया जाता हो लोक शांति के लिए बंद करने की अपेक्षा कर सकेगा। तो यहाँ पर बताया गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है लिखित सूचना देगा यदि उसे लगता है कि उस क्षेत्र में लोक शांति
जो है वो लोक शांति नहीं है या लोक शांति भड़क सकती है, तब ऐसी स्थिति में जो है वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है ऐसी जो शॉप्स हैं यानी कि जो दुकानें हैं उन्हें बंद करने के लिए अपेक्षा कर सकेगा उसका जो ऑनर है उससे। दूसरा कि अगर ऐसी दुकान के पास जो है सन्निकट जो है कोई रायट यानी कि बलवा या विधि विरुद्ध जमाव अनलॉफुल असेंबली की आशंका हो, तब ऐसी स्थिति में वहाँ मौजूद या वहाँ जो प्रेजेंट है कोई भी मजिस्ट्रेट यह अपेक्षा कर सकेगा कि शॉप को बंद कर दिया जाए और ऐसी कार्रवाई की सूचना जो है कलेक्टर को तुरंत देगा। इसके साथ ही इसमें एक परंतु जोड़ा गया है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट वहाँ मौजूद नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, और ऐसी स्थिति में जो शॉप ऑनर है या जो वहाँ मौजूद है उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा रायट या जो विधि विरुद्ध जमाव है उसकी वजह से जो है शॉप को नुकसान पहुँच सकता है या कोई और कारण है, तब वह बिना किसी के जो है परमिशन लिए भी ऐसी दुकान को बंद कर सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ आपको सिर्फ इतना याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोई अन्य मजिस्ट्रेट भी कर सकता है। तो यह इसका जो है सेक्शन 24 तक का जो प्रोविज़न था वो हमने आज देखा। अब इसके बाद के जो सेक्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप एडीपीओ के लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम 20 तारीख से जो है क्लासेस शुरू करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।